बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षु फ्रेंड्स का हार्दिक स्वागत है, नमस्कार और अभिनंदन है। दोस्तों, हम राजन सीरीज़ के अति लघुत्तरी कर चुके हैं, बहुविकल्पी भी कर चुके हैं। हम लघुत्तरी प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। और हमने साइंस का कर रहे हैं। हम लास्ट क्लास में हम प्रश्न संख्या कितनी है, ये 18 तक हम कर चुके हैं। 18 से आगे करेंगे, ठीक है। और जल्दी जल्दी मैं ये ख़त्म करूँगा। आपको पर डे एक क्लास मिलेगी, जल्दी 2 भी मिल सकती हैं। जल्दी जल्दी मैं इसे फिनिश करके दोबारा से नया सब्जेक्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लाइक किए बिना मत जाना आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 19वां प्रश्न, मात्रक से आप क्या समझते हो? मात्रक से आप क्या समझते हो? उत्तर है, भौतिक राशि के मापन हेतु उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। इस मानक को ही उस राशि का मात्रक कहा जाता है। कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने हेतु निम्न 2 बातों की अत्यंत आवश्यकता होती है। पहला है मात्रक, इसमें उस भौतिक राशि की माप को व्यक्त किया जाता है। दूसरा है संख्यात्मक मान, जो यह व्यक्त करता है कि वह मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार आया है। उदाहरण दिया हुआ है, जैसे एक छड़ की लंबाई 1.73 मीटर है। यहाँ पर भौतिक राशि लंबाई का मात्रक मीटर तथा संख्यात्मक मान 1.73 है। यदि मात्रक सेंटीमीटर में लिया जाए तो छड़ की लंबाई 173 सेंटीमीटर प्राप्त होगी, और यदि मात्रक मिलीमीटर हो तो वही लंबाई 1730 मिलीमीटर प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि किसी राशि का मात्रक जितना छोटा होता है उसका संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा होता है। भौतिकी की भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संख्यात्मक मान इस व्युत्क्रमानुपाती 1/मात्रक, यानी n इज प्रोपोर्शनल 1/μ, एन म्यू बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 20। वाष्प 2018 में आया हुआ है। वाष्प तथा गैस में क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर है, वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है, जबकि द्रव का गैसीय अवस्था में बदला जाना वाष्प कहलाता है। गैर पदार्थों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। गैस पदार्थों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं तथा इनकी आकृति भी निश्चित नहीं होती है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अरे भैया, पानी है ना, वो क्या कहते हैं, गैस है ना। गैस को आप जिस भी बर्तन में रखोगे, सिलेंडर रखोगे, वो उसी आकृति का बन जाएगा, ठीक है। ये है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। भंगुर तथा धातुवर्ध पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। 2015 में आया हुआ है। भंगुर पदार्थ उसे कहते हैं जो किसी चोट के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर अंत में चूर्ण बन जाता है, जैसे कोयला, कांच, गंधक आदि। धातुवर्ध वे पदार्थ होते हैं जिन्हें पीटने पर अथवा चोट द्वारा जो चद्दर के रूप में फैल जाते हैं, और इन पदार्थों से तार खींचे जा सकते हैं, जैसे तांबा, सोना, चांदी आदि। 22वां है, बीजना एवं फटकना पृथक्करण की विधियों को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। 2016 में आया क्वेश्चन है। पृथक्करण की विधियाँ, किसी मिश्रित पदार्थ के घटकों को एक दूसरे से अलग करने हेतु एक घटक से उन गुणों को जानना जरूरी है जो दूसरे घटक के गुणों से अलग हो। उसी गुण का प्रयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों का चयन किया जाता है। 23वां प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं तथा पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर, यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं का रंग प्राय सफ़ेद या हल्का होता है। यह रंग गर्मी को नियमित करने में सहायक होता है। पर्वतीय क्षेत्र में जंतु गर्मी एवं पतझड़ में बहुत खाते हैं और बसा के रूप में ऊर्जा को संचित कर लेते हैं। कड़ी सर्दी में कुछ महीने तक ये सोए रहते हैं या शीतवास में रहते हैं। शीतवास में उनकी उपापचय की क्रिया में काफ़ी कमी आ जाती है। ठंडे स्थानों पर इनकी ऊंचाई कम होती है। इनकी पत्तियां कांटेदार तथा पतली होती हैं, जिन्हें ये जल्दी जल्दी गिरा देते हैं। अतः इन क्षेत्रों में वृक्ष नहीं मिलते हैं, क्योंकि अधिक ठंडक के कारण ये जीवित नहीं बचते। चलिए 24वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है।
उत्तर है जब किसी द्रव पदार्थ में चीनी को घोला जाता है तो द्रव के कणों के मध्य चीनी के कण समाहित हो जाते हैं, परंतु द्रव पदार्थ का आयतन नहीं बढ़ता है, अतः पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 25। मृत्तिका किसे कहते हैं? इनमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है? उत्तर है मृत्तिका या अवसादी सेल। जब सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो इन छोटे कणों को ही अवसाद कहते हैं। अरे भैया, सेल टूट गई तो उसे अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेल की अवसादी सेल कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। इसमें दोमट या जलोढ़ मिट्टी का उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न संख्या 26। पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? स्पष्ट कीजिए। पदार्थ की अवस्था है। प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, उनको कहाँ रखा जाए वे उसी स्थान पर उसी अवस्था में रखे रहते हैं जहाँ अपना आकार तथा आकृति नहीं बदलते हैं। लेकिन द्रव ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार एवं आकृति निश्चित होती है, जिनका आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होती है। अतः पदार्थों को आकृति एवं आकार के आधार पर 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकृतियाँ निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पत्थर, पीतल, बर्फ आदि। द्रव पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों को जिस प्रकार के बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इनका आयतन नहीं बदलता है, जैसे जल, तेल, दूध, पारा आदि। गैस अवस्था वे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं गैसीय अवस्था कहलाते हैं। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं का आयतन एवं आकृति ग्रहण कर लेते हैं, यथा वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। 27वां प्रश्न है। एक बर्तन की धारता 12 लीटर है, इसकी धारता घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो 12 लीटर को अगर हम भाग दे देंगे 1000 से तो ये आपकी 12,000 घन सेंटीमीटर आपकी धारता हो जाएगी। न्यूटन के नियमों को बताइए। प्रश्न संख्या आपकी 28। उत्तर है हमारा गति विषयक ज्ञान 3 मूल नियमों पर आधारित होता है। इन्हें सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया, लेकिन इस वैज्ञानिक ने सम्मानार्थ इस वैज्ञानिक के नाम पर इन नियमों को न्यूटन के गति विषयक नियम कहा गया। न्यूटन के गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए थे। इसका विवरण निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है गति विषयक प्रथम नियम। गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील रहती है तो इसकी विरामावस्था अथवा समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा। यानी कोई वस्तु है वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति विषयक प्रथम नियम के दैनिक जीवन में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहला है हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर पटकने से हथौड़ा हत्थे में कस जाता है, क्योंकि जब हम हथौड़े को ऊपर उठाकर पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं तो हथौड़ा एवं हत्था दोनों गति की अवस्था में होते हैं। हत्था तो पृथ्वी के संपर्क में आते ही विरामावस्था में आ जाता है, परंतु हथौड़ा गति के जड़त्व के कारण गतिशील ही रहता है। इसके फलस्वरूप वह नीचे आकर हत्थे में कस जाता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है हथौड़ा का, है ना। कार तथा गाड़ी में असावधानी से बैठे व्यक्ति यात्री कार अथवा गाड़ी के एकाएक चल देने से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसका कारण है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है।
तीसरा है गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसका कारण यह है कि गोली जब अत्यधिक वेग से कांच से टकराती है तो कांच का केवल वही भाग गति में आ पाता है जिससे संपर्क में गोली आती है, और शेष भाग विराम जड़त्व के कारण अपने स्थान पर ही रह जाता है। अतः इससे पहले के कांच का शेष भाग गति में आए, गोली एक स्वच्छ गोल छेद बनाती हुई निकल जाती है। इसके विपरीत यदि एक कांच का टुकड़ा कांच पर मारा जाता है तो उसका वेग इतना अधिक नहीं होता कि कांच का केवल वही भाग गति में आए जो पत्थर के संपर्क में आता है। उसके आसपास का कांच ही गतिमान हो जाता है, जिससे कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। संख्या आपका 19। मानक सेकंड क्या है, स्पष्ट कीजिए। मानक सेकंड मापन की समस्त पद्धतियों में समय का मानक मात्रक सेकंड को माना जाता है। इसे संकेत में एस द्वारा व्यक्त किया जाता है। आधुनिकतम परिभाषा के अनुसार एसआई में मानक सेकंड की परिभाषा निम्नलिखित है, जो वास्तव में सन 1967 से अभी तक चली आ रही है। मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुविक घड़ी में सीजियम 133 परमाणु इतनी बार कंपन पूर्ण करता है। इससे पूर्व सेकंड को सौर दिवस के पदों में परिभाषित किया गया था। जब किसी स्थान पर सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उस क्षण को उस स्थान का मध्याह्न या दोपहर कहते हैं। अन्य शब्दों में एक मध्याह्न से दूसरे मध्याह्न तक के समय को एक सौर दिवस कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर और सौर दिवस में लगाती है। इस सौर दिवस का मान दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, अर्थात ये पूरे वर्ष समान नहीं रहता। अतः एक वर्ष में समस्त सौर दिवसों का औसत मान माध्य सौर दिवस कहलाता है। इसे माध्य और दिवस के इतनेवें भाग को एक सेकंड कहते हैं, अर्थात एक सेकंड बराबर एक माध्य सौर दिवस बटे 86,400। अगला प्रश्न है आपका 2017 में आया क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 30। अमरबेल, सिंघाड़ा एवं आर्किड में किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती हैं? तो पहला है अमरबेल। यह एक परजीवी पौधा होता है जो अपना आहार चूसक जड़ों के द्वारा अपने आधार पौधे से ग्रहण करता है। दूसरा है सिंघाड़ा। सिंघाड़े की जड़ें प्रकाश संश्लेषी होती हैं जो पानी के पास घनी तथा हरी होकर फैलती रहती हैं। तीसरा है आर्किड। इसकी जड़ें वायु में लटककर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं। इन्हें वायु अथवा आर्द्रताग्राही जड़ें कहा जाता है। 31 है गति किसे कहते हैं? गति के कौन कौन से नियम हैं? उत्तर है जब समय के साथ किसी वस्तु या उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति में होती है, और इसके विपरीत यदि समय के साथ कोई वस्तु अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन नहीं होता तो वह वस्तु विरामावस्था में होती है। प्रश्न संख्या 32। अलैंगिक जनन की 5 विधियां प्रकारों के नाम लिखिए अथवा मुकुलन से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। अलैंगिक जनन की विधियां। पहली है आपकी विखंडन। जब जीव पूर्ण विकसित होता है तो 2 भागों में बट जाता है, जिसे विखंडन कहते हैं। पहले केंद्रक विभाजन होता है, तपस्या कोशिकाद्वय विखंडन से जब 2 जीव बनते हैं तो उस विधि को द्विखंडन विधि कहा जाता है। दूसरा है मुकुलन। शरीर पर जब बल्ब की भांति की संरचना बनती है उसे मुकुलन कहा जाता है। शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उसमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण जीव में बदलता है। खंडन। स्पाइरो गायरा जैसे कुछ जीव पूर्ण विकसित होने के कारण साधारणतया 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। बीजाणुओं द्वारा। कुछ जीवाणु एवं निम्नवर्गीय जीव विषाणु विधि द्वारा भी जनन करते हैं। बीजाणु कोशिका की विरामी अवस्था है जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति में कोशिका की रक्षा हेतु एक मोटी भित्ति बन जाती है। 5वां है आपका कायिक प्रवर्धन।
जब किसी कायिक अंग से प्रवर्धन हो जाता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे माली गुलाब की एक टहनी गाड़ देता है और उसमें गुलाब का पौधा बन जाता है। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने है 33। प्रकंद तथा अंतः भूस्तरी को चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। उत्तर है प्रकंद लाइजोम। प्रकंद भूमि में श्यान स्थिति में रहते हैं। इनका अक्ष भूमि की सतह के क्षैतिज रहकर समांतर वृद्धि करता है, अतः अनियमित आकार, मांसल तथा चपटे होते हैं। इस पर पर्व व पर्व संधियाँ होती हैं। पर्व पर सल्क पर्ण होते हैं। इसके निचले भाग में स्थानीय जड़ें निकलती हैं। उदाहरण अदरक, हल्दी, अरबी आदि। ये है प्रकंद, ये अदरक है। और अंतः भूस्तरी, ये अंतः भूस्तरी का है। अंतः भूस्तरी कुछ पौधों में व्याप्त तने का आधार भाग भूमिगत होता है। इस भाग की कक्षस्थ नलिकाओं से जो शाखाएं निर्मित होती हैं वे भूमि के कुछ दूरी तक तिरछी तथा क्षैतिज स्थिति में वृद्धि करती जाती हैं और अंततः भूमि के ऊपर निकलकर एक वायव प्रवाह बन जाती हैं। इन शाखाओं को अंतः भूस्तरी कहा जाता है। इनकी पर्वसंधियों में अपस्थानिक जड़ें तथा अन्य अंतः भूस्तरी परिवर्तित हो जाते हैं। अतः भूस्तरी में पितृ पादप से पृथक हो जाने पर एक स्वतंत्र पादप बन जाता है। अंतः भूस्तरी ऊपर भूस्तरी से छोटा होता है। गुलदाउदी, पुदीना आदि पौधे अंतः भूस्तरी पौधों के उदाहरण हैं। अगला है परागकोश की संरचना एवं विकास बताइए। उत्तर है परागकोश की संरचना एवं विकास। सामान्य रूप से एक द्विकोष्ठीय परागकोश में 4 पराग धमनियाँ होती हैं। परिपक्वावस्था के समय इसके मध्य की कोशिका भित्ति टूट जाती है, जिससे इसमें केवल 2 लंबी पराग धमनियाँ रह जाती हैं। विकास से पूर्व परागकोश की समस्त कोशिकाएं एक समान तथा विभाज्य होती हैं। एक कोशिका समूह के बाहर एक बाह्य त्वचा होती है। इस अविकसित परागकोश में बाह्य त्वचा में भीतर कोशिकाएं 4 कोणों में विभक्त हो जाती हैं। इनमें तेजी से विभाजन के कारण यह गोल के 4 पाली वाली बन जाती हैं। इसकी 4 पालियों में विभाज्य कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से बड़ी एवं सघन कोशिका द्रव्ययुक्त हो जाती हैं। इनका केंद्रक भी बड़ा होता है। ये कोशिकाएं प्रपशु आरंभक का काम करती हैं। इस अवस्था में इन कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाओं में विभाजन या तो रुक जाता है या मध्यम पड़ जाता है। प्रत्येक आर की स्पोरियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल विभाजन के फलस्वरूप बाह्य त्वचा की भांति प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका करती है। अंततः प्रत्येक बीजाणुजन कोशिका एवं लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। चलिए एक अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, संख्या 35। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। उत्तर है विभिन्न प्रकार के मापक बर्तन। नापना ग्लास दबाव मापन हेतु, नपना बेलन किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने हेतु, लीटर दूध मापने हेतु, आधा लीटर या 1 लीटर, लीटर 5 या 10, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल मापन हेतु। दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और दो तीन क्लास में इतने हैं कितने क्वेश्चन 1 मिनट देख लेते हैं। इसमें आपके हैं, अब ज़्यादा नहीं है, 70 क्वेश्चन हैं, तो 2 या 3 लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। तो 2-3 दिन में ये ख़त्म करके फिर मैं जल्दी ख़त्म कराऊंगा। पेपर भी जल्दी होने वाले हैं, ठीक है। पेपरों से पहले मैं कंप्लीट करा दूँगा पूरा आपका, ठीक है। चाहे मुझे एक दिन में 2 ही लेक्चर क्यों ना बनाने पड़ जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं कल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप भूलना मत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।